हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन है, जिसके अंदर हमने सिंगली रेनफोर्स बीम देखा, डबली रेनफोर्स बीम के बारे में बात करी और सेपरेटली हमने बीम को लेके सारी बात कर ली कि भाई सिंगली होता है तो कहाँ और किस तरीके से डिजाइन होता है, और डबली अगर होता है तो किन किन सिचुएशन हम लोग डबली को डिजाइन करते हैं और कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बट दोस्तों, रियल में हम ये जानते हैं कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में बीम और स्लेब अलग अलग कास्ट नहीं होती हैं, सेम कास्ट होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास में ये कोई एक पिक्चर है, इस पिक्चर में अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो भाई मेरे पास में जो है ये बीम है और ये स्लेब है, दोनों एक साथ कास्ट हो रही हैं। वहीं अगर आप देखोगे इस वाली स्लेब के लिए तो ये बीम है और ये स्लेब एक साथ कास्ट हो रही हैं और एक साथ बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वाली बीम पे जब लोड आएगा, वो लोड कहां से आया? इस स्लैब से आएगा। इस वाली बीम पे जो लोड आएगा वो किधर आएगा? इस वाली स्लैब से आएगा। और दोनों जब एक साथ कास्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही बीम बेंड करेगी तो स्लैब भी उसके साथ कुछ ना कुछ बेंड करेगी। यस और नो? तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो जब बीम जो है बेंट करती हैं तो स्लेब का कुछ पोर्शन भी उसके साथ साथ बेंट करता है। पूरी स्लेब बेंड नहीं करेगी, जितना पोर्शन स्लेब के टच, बीम के टच में, वो पोर्शन क्या करेगा? बेंड करेगा। तो जब वो बेंड करता है तब उस केस में हम लोग उस बीम को और स्लेब का वो पोर्शन जो बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि टी और एल बीम के अंदर है। यानी कि हम यहां पे बात करने वाले हैं स्लेब और बीम का एक साथ बिहेवियर, कि भी कैसा जो है ये बिहेवियर देते हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास में, मान लीजिए मैं एक यहां पे स्लेब बना देता हूं। सपोज करिए ये मेरे पास में कोई भी एक स्लेब है लाइक दिस। ये जो है आपको एक स्लेब दे रखा है, लुक एट दिस, दिस इज द वन। ये एक स्लेब है इस तरीके से, दिस इज द स्लेब। और इस स्लेब के अंदर अगर हम देखें तो ये इधर जा रहा है कुछ ऐसे लाइक दिस, और एक ये हो जाएगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये जा रही है कुछ इस तरीके से, दिस इज द स्लेब, दिस इज द स्लेब। और इसके अंदर अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में जो है वो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड दिस इज द वन लाइक दिस, और ये आ जाएगा स्लेब का कुछ पोर्शन इस तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसको देखता हूं तो ये स्लेब बन गया आपके पास कुछ ऐसे, दिस इज द सिंपल स्लेब। और इस स्लेब के लिए जब मैं यहाँ पे बीम लगाता हूं, जब मैंने क्या बोला कि भाई मैं यहाँ पे बीम लगाता हूं, तो ये हो जाएगा बीम का पोर्शन, दिस इज द बीम सेक्शन लाइक दिस, ये हो गया बीम सेक्शन। और ठीक ऐसा ही बीम जो है आप यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज द बीम सेक्शन सेंटर पे, और ऐसा ही बीम आप जो है इधर कॉर्नर पे लगा देते हैं ऐसे, ये बीम हो गया। और ये जो बीम है दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये जो बीम है वो कुछ ऐसे इधर भी जाएगी, लुक एट दिस, दिस इज द बीम। तो ये जो बीम है वो यहाँ पे भी आएगी कुछ ऐसे, इधर की साइड भी दिखाई देगी, दिस इज द वन। नाउ माय डियर फ्रेंड, जब हम ये बात करें कि इस स्लेब पे जब लोड लगता है, इस स्लेब पे जब लोड लगता है, तब उस केस के अंदर स्लेब से लोड बीम में आता है, बीम बेंडिंग के द्वारा लोड को ट्रांसफर करती है और फिर जो है वो कॉलम से कॉलम पे ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, तो जब इसमें अगर हम देखें तो मैं इस बीम की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं किस बीम की बात कर रहा हूं? इस वाली बीम की बात कर रहा हूं। तो इस वाली बीम के लिए अगर मैं देखता हूं तो ये बीम आपके पास में इनिशियली कुछ ये है बनी हुई, इनिशियली जो बनी हुई है दोस्तों ये कुछ इस तरीके से है, दिस इज द बीम सेक्शन। और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज। इनिशियली ये जो बीम है वो कुछ इस तरीके से है, लुक एट दिस, ये हो गया कुछ ऐसे। मान लेते हैं ये जो बीम है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। दिस इज द वन। जब इस बीम पे लोड लगता है, जब इस बीम पे लोड लगेगा, किसकी वजह से? स्लेब की वजह से। जब इस पे लोड आएगा, ट्रांसवर्स लोड आएगा,
तो ये क्या करेगी, ये जो बीम है दोस्तों वो बेंट होगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग। ये बीम क्या करेगी, बेंट करेगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो माय डियर फ्रेंड, जब ये बीम बेंट होगी तो इसका बेंडिंग शेप कैसा बनेगा, इसका बेंडिंग शेप बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये होगा शेप कुछ ऐसे। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसको बेंड करके दिखा रहा हूं, लाइक दिस। ये बेंडिंग शेप हो जाएगा कुछ ऐसे, ये बेंडिंग शेप हो जाएगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, दिस इज द वन। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इनिशियली ये जो बीम थी वो यहाँ पे थी, अब ये जो बीम ने बेंड किया है वो बेंड हो गए, कहाँ पे आ गया, ये आ गया आपके पास में, दिस इज द डेल्टा। ये आ गया आपके पास में दोस्तों, दिस इज द डेल्टा, डिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन, इसको बोला गया है डिफ्लेक्शन। अब मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ कुछ ऐसे, दिस इज द वन, और यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं। तो इनिशियली द बीम वॉज हियर, इनिशियली द बीम वॉज हियर, और अब जो है ये बीम ने इतना डिफ्लेक्ट दिया और ये यहाँ पे आ गई। तो जब ये बीम डिफ्लेक्ट होती है तो क्या स्लेब और बीम के बीच में, जब बीम पे लोड आता है तो क्या स्लेब और बीम के बीच में गैप होता है, आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि जब बीम बेंट होगी तो स्लेब का, जब ये बीम बेंट होगी दोस्तों तो स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है, स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आएगा। ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आएगा, यानी कि इस बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में ये वाला पोर्शन आएगा, हाँ या ना। जब ये बीम बेंट होगी तो स्लेब का जो जस्ट इसके ऊपर है वो तो आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत और भी साइड वाला पोर्शन भी इसके बेंडिंग के इफेक्ट में होगा। और यहाँ पे अगर हम बोलें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो बेंडिंग का इफेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा बेंडिंग का इफेक्ट होगा यहाँ पे, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे कम होके यहाँ पे आते आते नेग्लिजिबल बन जाएगा, ये नेग्लिजिबल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन तुम्हारे पास जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, ये पोर्शन बिहेव कर रहा है कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा दैट इज द एल बीम, दिस इज कॉल्ड एल बीम। यानी कि स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है वो बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये स्लेब का पोर्शन स्लेब की तरह ना बिहेव करके बीम की तरह बिहेव कर रहा है, और ये हो जाएगा आपके पास एल बीम। सिमिलरली जब मैं इसके अंदर बात करता हूं दोस्तों सेंटर वाली बीम के लिए, तो भाई सेंटर वाली बीम के लिए बात करूंगा तो इधर भी स्लेब है इधर भी स्लेब है, तो इसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है, स्लेब का ये वाला जो पोर्शन है वो बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है। सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ होगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा सेंटर पे, सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा सेंटर पे, लाइक दिस, ये सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा। और इसके साथ साथ क्या हम देखेंगे कि ये जो बीम का बिहेवियर है वो बीम का बिहेवियर हो जाएगा, दिस इज द इमेजिनरी टी बीम। ये कैसा बिहेवियर हो गया, ये इमेजिनरी टी बीम और ये इमेजिनरी एल बीम। सिमिलरली जब आप यहां पे देखोगे दोस्तों तो यहां पे तुम्हारे पास जो है वो एल बीम का बिहेवियर होगा कुछ ऐसे, और यहां पे इसके अंदर देखोगे तो ये बीम कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एल बीम, दिस इज कॉल्ड टी बीम और दिस इज कॉल्ड एल बीम। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें तो स्लेब का कुछ पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है, स्लेब का कुछ पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में अगर आता है तो वो स्लेब का पोर्शन स्लेब की तरह ना बिहेव करके बीम की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है एक इमेजिनरी है, रियल में बीम नहीं है एल शेप की और रियल में बीम नहीं है टी शेप की, दिस इज द इमेजिनरी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो होता है ये कहलाता है, दिस पोर्शन ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी एफ, ये कहलाता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, दैट इज नोन एज द बी एफ, दिस इज द वन, और ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द बी एफ, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज एक अपने आप में इमेजिनरी विड्थ है जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं
जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई स्लेब का इतना सा पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब स्लेब और बीम दोनों एक साथ कास्ट की गई हैं। एक साथ कास्ट की गई हैं। एक साथ कास्ट होने का मतलब लुक एट दिस, ये वाली चीज, यानी कि स्लेब और बीम जब एक साथ कास्ट की गई है तब ये पॉसिबल है। अगर स्लेब अलग कास्ट की गई, बीम अलग कास्ट की गई, यानी कि दोनों का रेनफोर्समेंट एक दूसरे में अगर नहीं जा रहा है तब ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं व्हेन द स्लेब एंड बीम कास्ट टुगेदर, इन दैट केस सम पोर्शन ऑफ स्लेब विल बेंट along the bending of the beam, this is the one. So this is called ये जो कहलाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ये कहलाया जाता है फ्लेंज ऑफ टी और एल बीम, फ्लेंज ऑफ टी और एल बीम। तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा दैट इज a portion of slab bent, a portion of slab bent, a portion of the slab bent, a portion of the slab act integrally with the, a portion of the slab act integrally, a portion of the slab act integrally with the beam and bend along the bend in the longitudinal direction, in the longitudinal direction of the beam, longitudinal direction of the beam, that portion is known, that portion of slab is known as, is called flange of T or L beam, टी और एल बीम, ये क्या कहलाया जाएगा, टी और एल बीम का फ्लेंज पोर्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों कि भाई इफेक्टिव फ्लेंज एक इमेजिनरी विड्थ है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये बोलते हैं, ये एक इमेजिनरी विड्थ है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये बोलते हैं कि स्लेब का इतना पोर्शन बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में आ रहा है। दिस इज नॉन एज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। अब बी एफ का फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे निकालें, बी एफ का फॉर्मुलेशन क्या होता है और कैसे निकालें? तो दोस्तों बी एफ दो तरीके से दिया गया है। एक दिया गया मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर बीम और स्लेब दोनों को मैं एक साथ कंसीडर कर रहा हूं, बीम और स्लेब दोनों को मैं एक साथ कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, बीम और स्लेब एक साथ कास्ट की गई हैं, तो ये कहलाया जाता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज बीम एंड स्लेब कास्ट टुगेदर, ये हो जाएगा दैट इज कास्ट टुगेदर, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। अगर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है तो ही हमारे पास में टी और एल बीम जो है वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा, तो हमारे पास में टी और एल बीम कुछ ऐसे बिहेव करेगा। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ये हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, दिस इज नॉन एज द बी एफ, ये हो जाएगा दैट इज द बी एफ। और इसमें अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में क्या हो रहा है, पहला कंडीशन हम लिख रहे हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए, बट उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, उससे पहले हम लोग एक नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर
जो जो पैरामीटर हैं कौन कौन से होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सो ये आपके पास में बन गया बीम, और एक ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द स्लेब, और ये हो जाएगा स्लेब एक दूसरा, और एक तीसरा स्लेब हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, सो दिस इज द स्लेब, ठीक है। और ये आपके पास में बन गया स्लेब कुछ ऐसे, दिस इज द वन। इन दोनों बीम के बीच में, दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, इन बीम के बीच में जो स्पान है उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा दैट इज क्लियर स्पान बिटवीन बीम्स, क्लियर स्पान बिटवीन बीम्स L01 and L02, दिस इज द क्लियर स्पान बिटवीन बीम्स। BW विड्थ ऑफ द वेब, BW हो जाएगा दोस्तों दैट इज द विड्थ ऑफ द वेब, दिस इज द विड्थ ऑफ द वेब या रिब, BW हो जाएगा विड्थ ऑफ द वेब या रिब, दिस इज द वन। एंड ये हो जाएगा दिस इज द BW, दिस इज द BW, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लेंज, दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये हो जाएगा दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लेंज। अब आप डेप्थ ऑफ फ्लेंज भी बोल सकते हो, तो दोस्तों इसको आप डेप्थ ऑफ स्लेब भी बोल सकते हो, इसको आप डेप्थ ऑफ स्लेब भी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए नाउ ये आपके पास में स्लेब है, इसे इसको आप लोग स्लेब भी बोल सकते हो, दिस इज आल्सो द स्लेब। नाउ वी नो दैट माय डियर फ्रेंड, हम ये भी जानते हैं कि भाई इस वाले के लिए इतना पोर्शन जो है वो इतना पोर्शन स्लेब का इस बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में होगा, इस बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में स्लेब का इतना पोर्शन होगा, लुक एट दिस, एंड इस बीम के बेंडिंग के इफेक्ट में स्लेब का इतना पोर्शन होगा, यस और नो, राइट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज BF, और ये हो जाएगा दैट इज इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, दिस इज द BF, दिस इज द BF, एंड दिस इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज, दिस इज द BF, दिस इज द BF, लुक एट दिस। सो मैं ये जानता हूं दोस्तों कि भी हमारे पास में जो बीम बना है, जो बीम बना है वो बीम है कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपके पास में दैट इज दिस इज द T बीम, ये हो जाएगा दिस इज द T बीम। सिमिलरली ये आपके पास में हो जाएगा दिस इज द L बीम, ये आपके पास में बन जाएगा दिस इज द L बीम, लुक एट दिस। एंड माय डियर फ्रेंड दिस लास्ट वन ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द L बीम। तो यहां से क्या पता चल रहा है दोस्तों, हमें यहां से पता ये चल रहा है कि एंड बीम जो है, एंड पे जो बीम लगी है और उसके साथ का जो स्लेब का पोर्शन है वो L बीम की तरह बिहेव करेगा, और जितने भी इंटरमीडिएट बीम्स हैं वो सारी की सारी T बीम की तरह बिहेव करेगी, लुक एट दिस। अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये जो है L बीम होगा, और ये जो है T बीम की तरह होगा, ये T बीम की तरह होगा, ये T बीम की तरह होगा, यू कैन सी द पिक्चर। सो ये वाला पोर्शन L की तरह बिहेव कर रहा है, एंड सो ऑन, सिंपल है। तो ये आपको ध्यान देना है कुछ इस तरीके से। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज द वन। तो मुझे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज लिखना है, और इसके अंदर हम लोग पहला ले लेते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, पहला हम लोग ले रहे हैं, ये सारा लिखा गया मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा दिस इज मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हम बीम और स्लेब को एक साथ कास्ट कर रहे हैं, बीम एंड स्लेब कास्ट टुगेदर, दोनों एक साथ कास्ट की जा रही है, उसको बोला जाता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। नाउ अब अगर हमें यहां पे दोस्तों L बीम के लिए और T बीम के लिए जब BF का फॉर्मुलेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल बीम के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल बीम के लिए। तो एल बीम के लिए हो जाएगा, फॉर एल बीम के लिए हो जाएगा दिस इज बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 3df प्लस एल नोट बाई 12 एंड बी एफ शुड नॉट मोर देन बी डब्ल्यू प्लस एल नोट 1/2। इसी तरीके से जब मैं एल बीम के लिए लिखूंगा, फॉर टी बीम के लिए लिखूंगा, तो टी बीम के लिए हो जाएगा दिस इज बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 6df प्लस एल नोट बाई 6 एंड दिस इज बी एफ शुड नॉट मोर देन बी डब्ल्यू प्लस एल नोट 2 डिवाइडेड बाई 2, एल नोट 1 प्लस एल नोट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। तो यहां पे देखो, रटने की चीज तो मैंने आपको मना कर रखी है कि रटना वटना है नहीं। तो अब ये कहानी क्या है उसको देख लेते हैं। तो स्लेब जो है आपके पास ये बना हुआ है और ये बीम लगी है, यू नो दैट। नाउ हम ये बोल रहे हैं कि भाई जब ये वाला बीम बेंट होगा, दोस्तों, तो स्लेब का कुछ पोर्शन इसके साथ बेंट होगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये हम अलाउ कर सकते हैं क्या कि जब बीम बेंट हो तो पूरी की पूरी स्लेब ही उसके साथ बेंट हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। स्लेब का स्पान 8 मीटर या 9 मीटर का दे रखा है, बीम की डायमेंशन है 200 mm। जब बीम 200 mm वाली बेंट होगी तो क्या पूरी 8 मीटर की स्लेब को बेंट करवाएगी? नहीं करवाएगी ना। जहां बीम लगी है वहीं पे क्या करेगी? स्लेब बेंट होगी, ओनली वहीं पे स्लेब बेंट होगी। तो जब उतने से जितने से पोर्शन में बेंट हो रही है, वो बेंडिंग वाला जितना पोर्शन में बेंट हो रही है वो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कहलाया जाएगा। यही चीज हम लोगों ने यहां पे लिखा है। ये कंडीशन क्या लिखी है? कंडीशन ये लिखी है कि इस बीम के बेंडिंग का जो इफेक्ट आता है इस स्लेब के, अगर मैं इधर वाले के लिए लिख रहा हूं तो इसके हाफ ऑफ पोर्शन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, BW प्लस एल नोट 1/2। अगर मैं इस वाली के लिए लिखूंगा तो इसके हाफ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और वैसी बात है, अगर हाफ से ज्यादा चला गया इसका मतलब आपने बीम का डायमेंशन बहुत ज्यादा दे रखा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं टी बीम के लिए बात करूंगा तो दिखती सी बात है, दोनों साइड हाफ स्पान से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वही कंडीशन लिखा है, एल नोट 1 प्लस एल नोट 2/2। एल नोट 1 ये स्पान, एल नोट 2 ये स्पान, बाई 2 का मतलब इनके हाफ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। BW तो होगा ही होगा क्योंकि यहां तो प्योर बेंडिंग आएगी। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल बीम के लिए जब आप देखते हैं दोस्तों, तो एल बीम के लिए BF हो जाएगा BW प्लस 3DF प्लस एल नोट बाई 12 एंड T के लिए हो जाएगा दिस इज द वन। नाउ अब अगर हम यहां पे बात करें तो पैरामीटर जो यहां पे नोटेशन यूज किए गए वो कौन कौन से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं नोटेशन की बात करता हूं तो क्या होगा? नोटेशन की अगर हम बात करें तो नोटेशन इसमें हो जाएगा दैट इज, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोटेशन में सबसे पहले BW कहलाता है विड्थ ऑफ वेब रिब ऑब्लिक बीम। ये अगर टी बीम बोल रहा हूं तो टी या एल बोल रहा हूं तो ऊपर वाला पोर्शन फ्लेंज हो जाएगा, नीचे वाला वेब हो जाएगा। अगर मैं स्लेब और बीम बोल रहा हूं तो बीम की विड्थ हो जाएगी। कई बार इसको हम लोग वेब को जो है रिब भी बोलते हैं, चलिए तो ये हो गया BW के बारे में। फिर DF हो जाएगा दैट इज डेप्थ ऑफ स्लेब, ये कहलाया जाता है डेप्थ ऑफ स्लेब। दिस इज द डेप्थ ऑफ स्लेब, ये हो गया। नाउ एल नोट 1 और एल नोट 2 क्या है? एल नोट 1 और एल नोट 2 है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स। बीम के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपके पास में एल नोट 1 और एल नोट 2। नाउ एल नोट क्या है?
एल नोट क्या है? अब एल नोट के बारे में बात करो। देखो एल नोट 1 एल नोट 2 समझ में आ गया। मैं वापस मेन डायग्राम पे जा रहा हूं दिस में। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसमें एल नोट 1 और एल नोट 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द एल नोट 1 एंड ये हो जाएगा दिस इज द एल नोट 2। दिस इज द एल नोट 1 और एल नोट 2, लुक एट दिस। लेकिन जब मैं एल नोट का वैल्यू लिखूंगा, ओनली एल का वैल्यू, एल नोट का मतलब इस वाले का वैल्यू लिखूंगा मैं, इस वाले का, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा दोस्तों दिस इज द वन, हियर इट इज, दिस इज नोन एज द एल नोट। सो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में दिस इज नोन एज एल नोट, ये हो जाएगा एल नोट। यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बीम की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब कौन सी लेंथ को? तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये हो जाएगा आपके पास में एल नोट, क्या होगा, एल नोट हो जाएगा नाउ। अगर मैं यहां पे देखता हूं दोस्तों तो एल नोट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट और पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जिसको आप लोग पीओसी से रिप्रेजेंट करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एल नोट बोलेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे दो तीन बीम बना लेता हूं, सपोज करिए ये मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये मेरे पास में मान लीजिए फिक्स बीम है, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फिक्स बीम एंड इट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, इट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ये हो जाएगा दिस इज द फिक्स बीम। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल लोड, when it is subjected to UDL load, this also subjected to the UDL load, this is the L, इसको आप लोग L इफेक्टिव से रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज द L इफेक्टिव से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको। तो मैं अगर इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे लाइक दिस, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे लाइक दिस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपके पास में पॉजिटिव है। अब दोस्तों मैं अगर इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बेंडिंग मोमेंट जीरो बेंडिंग मोमेंट, और ये हो जाएगा दोस्तों जीरो बेंडिंग मोमेंट, दिस इज द जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो यहां पे आपके पास में एल नोट का जो वैल्यू होगा वो एल इफेक्टिव के बराबर होगा, एल नोट का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, एल इफेक्टिव के बराबर होगा। वहीं अगर मैं ये देखता हूं तो दिस पॉइंट इज नोन एज द पीओसी, दिस पॉइंट इज नोन एज द पीओसी, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आपके पास में एल नोट का वैल्यू हो जाएगा 0.7 एल इफेक्टिव, 0.7 एल इफेक्टिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल नोट। तो माय डियर फ्रेंड, ये हमने जो देखा है, ये हमने देखा है केस 1 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है जिसमें स्लेब और बीम को हम लोग एक साथ कास्टेड मानते हैं और ये मानते हैं कि दोनों एक साथ बिहेवियर दे रही हैं। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि भाई आपके पास हमेशा ऐसी चीज मिले। आप कई बार जो है वो शेप ही बीम का टी शेप में या एल शेप में बनाते हैं।
तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड टी बीम। ये क्या है? आइसोलेटेड टी बीम। अगर इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, सेकंड हो जाएगा आइसोलेटेड टी बीम। और इसी तरीके से एल बीम भी होता है, इसी तरीके से एल बीम भी होता है। आइसोलेटेड का मतलब है जिस तरीके से दोस्तों हम लोग आई शेप का रेक्टेंगल शेप का बीम बनाते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम लोग जो है टी शेप का बीम बनाते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द आइसोलेटेड टी बीम। और इसमें अगर हम देखें तो कहानी वही है, जो चीज हमने उधर लिखी थी यहां पे भी वही है। तो यहां पे हम लोग जो है इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल विड्थ ऑफ द फ्लेंज, ओवरऑल विड्थ ऑफ द फ्लेंज। और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जब ये बीम यानी कि ये वेब जब बेंट होगी तो इस बेंडिंग का इफेक्ट जो है इस फ्लेंज के अंदर आएगा, वो मैक्सिमम मतलब किससे ज्यादा नहीं जा सकता, वो ज्यादा नहीं जा सकता इस विड्थ ऑफ फ्लेंज से। बेटर डिजाइन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? बेटर डिजाइन के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि भाई इस वेब का बेंडिंग का जो इफेक्ट है इस फ्लेंज के अंदर यहां से ज्यादा यानी कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कि बी एफ लेस देन होना चाहिए। किससे? बी एफ लेस देन होना चाहिए। किससे? बी से लेस होना चाहिए। अगर ये लेस है तो हम लोग ये बोलते हैं ये परफेक्टली हमारे पास जो है वो टी बीम डिजाइन की गई है। अब आते हैं दिमाग में, सर ऐसा शेप बनाए क्यों रहे हैं, हमें कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत है? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई स्टेयर स्टेप्स देखी होगी जो नॉर्मली आप मूवी में देखते हो, या कभी मॉल में गए होंगे, मॉल के अंदर जो बैग के अंदर जो स्टेयर स्टेप्स लगे होते हैं वहां पे आप देखना, स्टेयर स्टेप्स में क्या रहता है कि उनका स्पान बहुत ज्यादा रहता है। स्पान क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। तो जब स्पान बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक स्टेप बना हुआ है, लुक एट दिस, ये स्टेप बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये बना हुआ है कुछ ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से। तो मैं ये जानता हूं दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि भाई जितना ज्यादा ये प्रोजेक्शन होगा, ये यहां से वॉल से कनेक्टेड है, जितना ज्यादा स्टेयर स्टेप्स का प्रोजेक्शन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? बेंडिंग डेवलप होगा, क्योंकि ये कैंटिलीवर जो है कैंटिलीवर बना हुआ है। तो जितना ज्यादा प्रोजेक्शन बनेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे बेंडिंग होगा, जितना ज्यादा बेंडिंग होगा मुझे स्लैब का डायमेंशन उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें मॉल वगैरह हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, या आप जो है मैरिज हॉल वगैरह देखते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये एस्थेटिकली भी ज्यादा जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। स्ट्रेंथ तो होगा ही होगा, बट एस्थेटिक भी अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा डायमेंशन नहीं दे सकते, बट हमें प्रोजेक्शन ज्यादा देना है। तब क्या करें? तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है वो इसके नीचे एक एल शेप की बीम लगा देते हैं कुछ ऐसे सपोर्ट के लिए। तो जब मैंने एल शेप की इसके नीचे बीम लगा दी तो क्या हो गया? ये बीम लगा दी तो अब ये यहाँ पे बेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया, और वो ये क्या करेगा? बेंडिंग को रजिस्ट करेगा। तो जब ये बेंडिंग को रजिस्ट करेगा तो अब आप इसका प्रोजेक्शन बढ़ा सकते हैं। ये होता है स्ट्रिंजर बीम, एल शेप के अंदर जो कैंटिलीवर स्टेयर स्टेप्स को सपोर्ट देने के लिए की जाती हैं, कनेक्टेड रहती हैं वॉल के साथ में। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग टी शेप का स्ट्रिंजर बीम बनाते हैं जो स्टेयर स्टेप्स के मिड में लगाते हैं। लुक एट दिस, ये तो खैर स्टील का है और वुड का स्टेप्स है। कई बार जब हम आरसीसी का अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो है इसको बोला जाता है स्ट्रिंजर बीम। दिस इज नॉन एज द, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास, ये हो जाएगा स्ट्रिंजर बीम, ये कहलाया जाता है स्ट्रिंजर बीम। और ये स्ट्रिंजर बीम जो है दोस्तों स्टेयर स्टेप्स को सपोर्ट देने के लिए होती हैं। यहाँ पे स्टील का है, ठीक ऐसा ही हम लोग यहाँ पे आरसीसी का टी शेप का बीम लगा सकते हैं जो हमारे पास में ये है, जो हमारे पास में ये है।
तो मुझे इसके लिए अगर बी एफ का फॉर्मूलेशन देखना है, आइसोलेटेड टी और एल बीम के लिए मुझे अगर बी एफ का फॉर्मूलेशन देखना है तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा हो जाएगा फॉर आइसोलेटेड, दूसरा हो जाएगा फॉर आइसोलेटेड टी और एल बीम, टी और एल बीम। आइसोलेटेड टी और एल बीम के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके अंदर अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हो जाएगा आपके पास में, दिस इज द वन, ये हो गया। ये मॉडल डायग्राम बना रहा हूं, ऑलरेडी हम लोग सारा बना देख चुके हैं रियल पिक्चर। सो दिस इज द, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये होगा कुछ ऐसे, हियर इट इज। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे ये कनेक्टेड है, मतलब ये जो है वो इस तरीके से नहीं है, ये पूरा एल शेप का बीम ही बना है। तो इसको मैं एल शेप में ही बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ये पार्ट्स में नहीं बनता है, जो पहले मैंने डायग्राम शो किया था उसके अंदर फ्लेंज और वेव को अलग अलग पार्ट्स में बनाया था। जब ये बनता है तो पूरा एक साथ बनता है। टी और एल बीम का शेप, जो फ्लेंज और वेव हैं वो एक साथ बनती हैं। दिस इज द वन। तो इसके अंदर हम लोग ये जानते हैं दिस इज द मैक्सिमम जो हो सकता है, दिस इज द बी, मैक्सिमम हो सकता है बी, और दिस इज द मैक्सिमम बी। बाकी रेस्ट डेटा सेम है, ये हो जाएगा दिस इज द बी, और ये हो जाएगा दिस इज द डी एफ, एंड ये हो जाएगा दिस इज द बी डब्ल्यू, दिस इज द बी डब्ल्यू, एंड दिस इज द डी एफ, दिस इज द डी एफ। अब हम ये जानते हैं दोस्तों बी एफ का वैल्यू मैक्सिमम, यानी कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई इससे लेस रहें, बी से लेस रहें। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, बी तक जा सकता है। सिमिलरली जब मैं इसके अंदर देखूंगा तो भाई हमारे पास में बी एफ का वैल्यू जो जा सकता है वो जा सकता है इतना, हियर इट इज। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे बी एफ का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा, इसको मैं नोमेनकल्चर कर देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास में आइसोलेटेड टी बीम, ये हो जाएगा आइसोलेटेड टी बीम, और ये हो जाएगा आइसोलेटेड एल बीम, दिस इज द आइसोलेटेड एल बीम, आइसोलेटेड एल बीम। तो दोस्तों इसके लिए अगर मैं बी एफ का फॉर्मूलेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बी एफ का फॉर्मूलेशन होगा बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4, एल नॉट बाई बी प्लस 4 लेस देन इक्वल टू बी। बी इज द ओवरऑल विड्थ ऑफ द फ्लेंज, जहां पे बी हम क्या जानते हैं, बी हो जाएगा ओवरऑल विड्थ ऑफ फ्लेंज, ओवरऑल विड्थ ऑफ फ्लेंज, ओवरऑल विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा बी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टी बीम, दिस इज ऑल अबाउट द टी बीम। सिमिलरली एल बीम के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 0.5 एल नोट अपॉन एल नोट बाई बी प्लस 4 लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या रखना है माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखना फॉर्मूलेशन, ये ध्यान रखना फॉर्मूलेशन। ये दो इक्वेशन तो ये हो गई बी एफ की, और दो इक्वेशन ये हो गई आपके पास में जो यहाँ पे लिखी गई है, कहाँ गई, ये रही जो हमने यहाँ पे देखी थी, लुक एट दिस, दिस इज द वन। तो टोटल आपके पास में जो है दोस्तों वो टोटल 4 इक्वेशन है, और इन चारों को अच्छे से ध्यान रखना है और याद भी रखना है। गेट के पेपर में या ईएससी के पेपर में जो है ये इक्वेशन कई बार पूछी गई है,
कई बार पूछी गई हैं। तो ये चारों इक्वेशन आपको याद रखनी है और इनके नोटेशन भी ध्यान रखने, कौन सा क्या होगा कैसे होगा। यहाँ पे हमने हर चीज को दोस्तों जो है वो प्रैक्टिकली, जो डायग्राम है उसमें भी हमने प्रैक्टिकली बना के देखा कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से बिहेवियर होता है, क्यों हम ये कर रहे हैं, पहले उसको जाना। रियल पिक्चर हमने देख के इसको सारा डिस्कशन किया। लुक एट दिस एवरीथिंग। ठीक है, यहां तक अपना बेसिक पार्ट होता है जो हमने देखा था। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एनालिसिस का मतलब ये है हमें एक्स से निकालना, एक्सी निकालना और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, तीन चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन चारों में से कोई सा भी एक ले लो जो आपको सही लगे, चाहे आप आइसोलेटेड एल बीम लो, आइसोलेटेड टी बीम लो, मोनोलिथिक टी और एल बीम लो, जो इच्छा लगे वो लो, कोई सा भी एक बीम ले लो और उसको एनालिसिस कर लो। तो जो कंसेप्ट, जो रिजल्ट आप डेराइव करोगे सेम बाकी तीनों के लिए भी वैलिड होंगे, बाकी तीनों के लिए भी वैलिड होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी एक सेगमेंट को लेके। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले एनालिसिस ऑफ आइसोलेटेड टी बीम ले लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा एनालिसिस ऑफ आइसोलेटेड टी बीम, एनालिसिस ऑफ आइसोलेटेड टी बीम। हम टी बीम को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। दिमाग के अंदर पिक्चर एकदम क्लियर है कि भाई हमें जो है वो एक्स ए निकालना है, एक्सी निकालना है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। चलो दैट्स गुड। अब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बना लेता हूं। ये लीजिए, ये मैंने डायग्राम बनाया कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और ये मैंने डायग्राम बना लिया कुछ ऐसे। चलो ये हमने डायग्राम बना लिया कुछ ऐसे, और इसके अंदर हम लोग नोटेशन शो कर देते हैं। दिस इज द बी एफ, दिस इज द बी एफ, एंड ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द डी एफ। ओवरऑल डेप्थ ऑफ फ्लेंज क्या हो जाएगा, दिस इज द डी एफ, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द बी डब्ल्यू, दिस इज द बी डब्ल्यू, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए एस टी है, इसको मैंने कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया एम इंटू ए एस टी, और ये हो जाएगा आपके पास दिस इज द स्मॉल डी, दिस इज द स्मॉल डी। दिस डेटाज आर गिवन। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ यहाँ पे दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि भाई सेक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। इफेक्टिव डेप्थ के अलोंग क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे डायमेंशन अलग है, यहाँ पे डायमेंशन अलग है। तो हम न्यूट्रल एक्सिस कहाँ माने, तो एनालिसिस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, केस 1 लेता हूं जिसके अंदर क्या बोलूंगा, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो फ्लेंज में है। कहां पे, फ्लेंज के अंदर है। तो चलिए पहली चीज हम लोग यही देख लेते हैं। इसी एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं दैट इज कि न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज। तो हम इसके अंदर केस 1 ले रहे हैं, केस 1 जिसके अंदर हम बोल रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इज इन फ्लेंज। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई इसका मतलब ये हो गया एक्स ए लेस देन है डी एफ से, तभी फ्लेंज में होगी। यानी कि एक्स ए का वैल्यू क्या, डी एफ से लेस है, देन ओनली आई कैन से कि भाई ये जो है वो किस में होगी, ये जो है वो फ्लेंज में होगी। लुक एट दिस, दिस इज द वन। तो इसको हमने किस में मान लिया, इसको हमने मान लिया दोस्तों, किस में मान लिया, इसको हमने फ्लेंज के अंदर मान लिया। अब जब फ्लेंज में मान लिया तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम हम ये जानते हैं, स्ट्रेस डायग्राम हम ये जानते हैं कैसा बनेगा, ये बनेगा आपके पास कुछ ऐसे, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, लुक एट दिस, और यहां पे बनेगा ये कुछ ऐसे, यहां से यहां तक ये बनेगा, यहां से यहां तक ये बनेगा, और उसके बाद में ये नीचे जो है वो कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि आगे कांस्टेंट है। एंड देन हम लोग ये बोलेंगे
कि भाई जहां पे टी लगा है उसकी जगह लाइन आ जाएगी दिस वन, हियर इट इज। नीचे कैसा भी शेप रहे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों यहां पे इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस इज हो जाएगा सी ए, यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यहां पे रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा दैट इज द सी, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स सी, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स टी। इन दोनों के बीच में जो लीवर आर्म है वो हो जाएगी दिस इज द एल ए, दिस इज द एल ए, सो दिस इज द सी एंड दिस इज द टी। और यहाँ पे जब आप स्ट्रेसेस का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी ए बाई एम, और ये जो डेप्थ हो जाएगा दोस्तों, दिस डेप्थ इज द एक्स ए, ये डेप्थ हो जाएगा एक्स ए, दिस इज एक्स ए। अगर मुझे इसके लिए सी और टी और एल ए लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सी होगा एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन, व्हाट इज द एवरेज स्ट्रेस, सी ए प्लस 0/2, एरिया ऑफ सेक्शन क्या होगा जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है वो, तो बी एफ इंटू एक्स ए। तो यहां पे जब मैं सी का वैल्यू लिखूंगा दोस्तों तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दैट इज 1/2, बी की जगह आ जाएगा बी एफ इंटू एक्स ए इंटू सी ए, लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं टी लिखूंगा तो ये हो जाएगा टी ए इंटू ए एस टी, एंड लिवराम जब लिखूंगा तो लिवराम क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। ये जो लगेगा वो कहां पे लगेगा, y1 पे, और ये कितना हो जाएगा दिस इज द एक्स ए बाई थ्री, ये हाइट एक्स है तो इसके सीजी पे लगेगा। अब यहां पे अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं, इसके लिए एम आर का वैल्यू लिखते हैं तो ये तो हमने सी टी और एल ए लिख दिया, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या लिखना है, इससे पहले हमें लिखना है इसके लिए एक्स ए का इक्वेशन, इसके लिए हमें क्या लिखना है एक्स ए का इक्वेशन। एक्स ए क्या कहता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। तो माय डियर फ्रेंड ये वाला जो डेप्थ है, ये वाला डेप्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। तो इस कंक्रीट को मोमेंट कराओ, ये हो जाएगा आपके पास दैट इज बी एफ इंटू एक्स ए बाई टू। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, पहला होगा 4xa, तो बी एफ इंटू एक्स ए बाई टू, बी एफ इंटू एक्स ए बाई टू बराबर हो जाएगा एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए के, एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए के। ठीक है, दूसरा हो जाएगा एक्सी के लिए, फॉर एक्सी के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो एक्सी हो जाएगा दैट इज के इंटू डी, और के का वैल्यू वही होगा जो अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, सिंगली में, डबली में, और यहां पे भी हम वही यूज करेंगे। तीसरा हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा हो जाएगा फॉर एम आर। तो दोस्तों एम आर के लिए हमें क्या करना होगा, एम आर के लिए हमें इनको ध्यान में लेना होगा, ये जो भी हमने लिख रखे हैं। सो दिस इज द वन, तो ये हो गया। अब अगर हमें एम आर लिखना है तो एम आर क्या लिखा जाएगा, एम आर लिखा जाएगा सी इंटू लीवर आर्म, सी इंटू लीवर आर्म। तो अगर मैं सी इंटू लीवर आर्म लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज एम आर इज इक्वल टू 1/2 बी एफ इंटू एक्स ए इंटू सी ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। सो दिस इज द एम आर। सिमिलरली जब मैं टी इंटू लिवराम की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, टी इंटू लिवराम की इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू लिवराम, और ये हो जाएगा एम आर इज इक्वल टू टी ए इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, डी माइनस एक्स ए बाई थ्री। चलो अब इन इक्वेशन को जब हम लिख रहे थे तो कुछ दिमाग में याद नहीं आ रहा था, यार ये कुछ लिखी लिखाई देखी दिखाई चीज लग रही है,
इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो और थोड़ा सोचो, ऐसी कहीं ना कहीं तुमने इक्वेशन लिख रखी है पहले से ही। हालांकि तुम टी बीम को एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें तुम पहले से लिख चुके हो। याद करो कौन सा होगा। हाँ याद आया, कौन सा वाला, ये हमने जो किया था दोस्तों, वो क्या था हमारे पास, जब हमने सिंगली रेनफोर्स बीम को जब हमने एनालिसिस किया था, तब हमने ये सारा का सारा यही लिखा था। ये देख लो, बी इंटू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए ऐसे लिखा था। फिर एवरेज स्ट्रेस हमने निकाला था, एवरेज स्ट्रेस क्या था, सी ए प्लस 0/2 इंटू बी इंटू एक्स ए, वही लिखा है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, बी की जगह बी एफ आ गया, बी की जगह क्या आ गया, बी एफ आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, कंक्लूजन ये निकलता है, when the neutral axis is in flange, when the neutral axis is in flange, then T or L beam behave like a imaginary rectangular beam. Again repeat कर रहा हूं, when the neutral axis lies in the flange ऑफ टी और एल बीम, टी और एल बीम की फ्लेंज में अगर न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, तब उस केस में ये जो सेक्शन है वो इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करेंगे, जिसका विड्थ बी एफ होगा, जिसका विड्थ बी एफ होगा। ठीक है दोस्तों, और ये चीज ईएससी के पेपर में 2 बार आ रखी है, गेट के अंदर जो है फॉर्मुलेशन पूछा गया है ओनली। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, टी और एल बीम, कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, टी और एल बीम बिहेव लाइक ए इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम width is BF। ये एक जो है वो इमेजिनरी रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करेगी, जिसकी विड्थ कितनी है, BF है। ये तो रहा पहला केस, जिसके अंदर हमने क्या बोला, जिसके अंदर हमने बोला न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किस में, वेब में है। तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक्सए कैसे निकालेंगे, एक्ससी कैसे निकालेंगे, एमआर कैसे निकालेंगे, वो हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इसको देख के आपको वही लग रहा है ना जैसे हमने सिंगली में किया, सेम वैसा कैसा यहाँ पे कर रहे हैं, और यही चीजें आगे हम करते जाएंगे। सो मेक श्योर कि कंसेप्ट बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग बने रहे। थैंक यू।